एक व्यक्ति किसी काम से घर से बाहर जाता है और जब कुछ घंटों बाद वो अपने घर आता है तो घर का दरवाज़ा बंद रहता है, लेकिन अंदर से कुंडी नहीं लगी थी। वह दरवाजे को धक्का देता है, खोलता है, अंदर जाता है और जैसे ही अंदर जाता है देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। दरअसल वह सामने देखता है कि सीढ़ियों के पास उसके माता पिता की हत्या कर दी गई है, लाशें पड़ी हैं, चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए हैं। वैसे ही वह और डर जाता है। भागता हुआ जब छत के ऊपर जाता है कमरे पर, तो वह यह देखता है कि कमरे में उसकी बीवी का भी कत्ल कर दिया गया है। बेड पर चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए हैं। अब वह बहन के कमरे में जाता है कि शायद बहन जिंदा हो, लेकिन जब बहन के कमरे में जाता है देखता है तो बहन का भी कत्ल कर दिया गया था। अब वह देखकर हैरान रह जाता है कि उसके परिवार में सभी सदस्यों की, यानी कि कुल 4 लोगों की बेरहमी से किसी ने हत्या कर दी है। वह भागता हुआ नीचे जाता है और लोगों को बताता है। आसपास के जो पड़ोसी रहते हैं वह दौड़ते हुए जब हत्या की बात सुनते हैं तो अंदर जाकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। पहले तो उन्हें शक होता है कि शायद यह झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं होगी, किसी को पता तो चलता। लेकिन जब लोग अंदर जाकर देखते हैं तो 4-4 लाशें एक परिवार की पड़ी हुई हैं। अब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। अब जो भी इस घटना को सुनता वह परेशान हो जाता। देखते ही देखते हजारों की संख्या में भीड़ लगने लगती है। अब धीरे धीरे यह बात पड़ोसी के द्वारा पुलिस को बताई जाती है। मौका वारदात पर धूमनगंज थाने के अंतर्गत आने वाली पुलिस पहुंचती है। पुलिस जाकर बॉडी को कब्जे में लेती है। फॉरेंसिक टीम आती है, जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो एक ऐसी हकीकत सामने आती है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान रहता, परेशान रहता। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल कातिल कोई और नहीं, कोई अपना ही रहता है। तो साथियों, नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। आज की जो सच्ची घटना है वो घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। प्रयागराज में एक थाना लगता है धूमनगंज थाना। धूमनगंज थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है प्रीतम नगर। प्रीतम नगर कॉलोनी में एक परिवार रहता था। परिवार में 5 लोग रहते थे। एक बेटा जिसका नाम आशीष रहता है और उसके पिता तुलसीदास, पत्नी, बेटी और माँ। जो पत्नी रहती है वह कुछ ही साल पहले प्रीतम नगर कॉलोनी से करीब 20 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र में आशीष की शादी प्रियंका से हुई थी। प्रियंका बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती है और आशीष भी काफ़ी पढ़ा लिखा रहता है और वह एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान चलाता था, जो कि बहुत बड़ी दुकान थी, काफ़ी अच्छी खासी चलती हुई थी, काफ़ी अच्छा खासा पैसा था और घर पर नौकर चाकर भी लगे हुए थे। अब प्रियंका से उसकी शादी होती है। शादी के बाद दोनों काफ़ी खुश थे। घूमने के लिए हनीमून पर मनाली जाते हैं और कुछ दिनों बाद घर लौट कर आते हैं। अब घर लौट कर आते हैं तो पता चलता है कि माँ की तबीयत भी खराब है। अब माँ को लेकर वह इलाज के लिए जाता है। माँ का इलाज कराता है। उधर पिताजी की भी तबीयत खराब होने लगती है तो पिताजी का भी इलाज कराया जाता है। दरअसल कोविड का दौर रहता है, 2020 का दौर रहता है। धीरे धीरे कोविड खत्म हो रहा था। अब माँ को कोविड हो जाता है, लेकिन माँ किसी तरह से बच जाती है। फिर पिता को कोविड हो जाता है। पिता का इलाज कराता है तो पिताजी भी बच जाते हैं। लेकिन अब अपने वह गाड़ी से हनीमून के लिए मनाली गया हुआ था। अब धीरे धीरे रास्ते खुल रहे थे, लोग आना जाना शुरू कर दिए थे, आवाजाही शुरू हो चुकी थी। लेकिन प्रियंका अक्सर कर घर पर कम मायके ज़्यादा रहती थी। अब माता और पिता की जब तबीयत खराब हो जाती है, घर पर बहन रहती है, तो प्रियंका को भी बुला लिया जाता है कि माता पिता की तबीयत ठीक नहीं है, घर पर ही रहो। अब वो घर पर रहने लगती है। लेकिन अब धीरे धीरे प्रियंका काम धाम करके थक जाती थी। साथ में बहन भी हाथ बटाती थी। लेकिन अब घर इतना बड़ा रहता है कि दोनों के काम करने के बाद भी ना तो घर की सही से सफाई हो पाती थी, ना कोई काम हो पाता था। तो अब लोगों को लगता है कि एक नौकरानी रख लेनी चाहिए जो झाड़ू पोछा घर में लगाया करेगी। अब एक पास में ही पड़ोसी रहते हैं उनके गुप्ता जी। गुप्ता जी से आशीष कहता है कि मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है। अगर आप किसी को जानते हो, कोई अच्छी खासी नौकरानी हो जो ईमानदार हो, तो मुझे बता दीजिएगा।
अब गुप्ता जी को पता चलता है कि पास में ही एक नौकरानी है जो काम करती है, जिसका पति विकलांग है। कुछ साल पहले उसकी सरकारी नौकरी थी, लेकिन एक केस में फर्जीवाड़े में पकड़ा गया था। तब से वह सस्पेंड चल रहा है। अब उसकी नौकरी नहीं है, तो महिला अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, विकलांग पति का सेवा करने के लिए लोगों के घरों में जाकर अब खाना बनाना और झाड़ू पोछे का यानी कि घरेलू काम करती थी। गुप्ता जी आशीष को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि एक महिला है जो बहुत ईमानदार है, बेचारी बहुत ही लाचार है और वह घरों पर जाकर काम धाम किया करती है। अगर तुम कहो तो मैं उसे तुम्हारे घर भेज दूँ। आशीष कहता है ठीक है, मुझे नौकरानी की ज़रूरत है और ईमानदार नौकरानी की ज़रूरत है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो वो काफ़ी अच्छी है। अब नौकरानी को उसके घर लेकर जाते हैं गुप्ता जी, और उधर आशीष नौकरानी को देखता है तो देखता ही रहता है, क्योंकि नौकरानी बेहद ही खूबसूरत थी। खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी, लेकिन बेचारी मजबूर थी। उसको पैसे चाहिए थे, पति का सेवा करना था। परिवार में कोई और था नहीं, पति विकलांग था। अब इधर आशीष अपने घर नौकरानी लगा देता है। नौकरानी आए दिन सुबह आती थी, घर पर काम धाम करती थी, झाड़ू पोछा तक करती थी, और घर के जो सदस्य थे सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। पिता तुलसीदास भी दुकान का काम धाम देखते थे, काफ़ी बड़ी दुकान थी, और बेटा भी समय पाकर आशीष दुकान पर जाता था, दुकान का काम धाम देखता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसके पिताजी दुकान पर रहते हैं और वह घर आता है तो कमरे में ऊपर उसकी बहन और पत्नी रहती हैं, नीचे माँ सोई रहती है। जब घर आता है तो देखता है कि उसके कमरे में कोई नहीं रहता है। तभी नौकरानी पोछा लगाते हुए उसके कमरे में जाती है, और उसकी नज़र जब नौकरानी पर पड़ती है तो नौकरानी को देखने लगता है। अब नौकरानी भी उसे देखने लगती है, और देखते ही देखते नौकरानी उससे बात करने लगती है और बोलती है कि साहब ऐसे क्यों देख रहे हो। अब आशीष कुछ बोलता है, और बोलते ही नौकरानी उसके बेड पर जाती है, दरवाज़ा बंद करती है, और बंद करने के बाद उससे बातचीत करने लगती है, और बातों ही बातों में आशीष उसको दिल दे बैठता है। अब उस नौकरानी को बेहद चाहने लगता है। नौकरानी भी उसे पसंद करने लगती है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। साल 2021 आ जाता है। साल 2021 जब आ जाता है तो नौकरानी को भी पैसे की ज़रूरत रहती है। वह एक दिन आशीष से बात करती है और कहती है कि साहब मुझे कुछ पैसे चाहिए, पति का इलाज कराना है। अब वो पति के इलाज के नाम पर करीब 50,000 रुपये उससे लेती है। अब यह बात घर वालों को पता चलती है कि 50,000 रुपये आशीष ने नौकरानी को किसी काम से दिए हैं, तो उसके पिताजी गुस्सा होते हैं कि एक नौकरानी पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हो कि तुम 50,000 रुपये उसे दे दिए। आशीष कहता है बेचारी लाचार है, उसका पति विकलांग है, लोगों की सेवा करना चाहिए, यही मानवता का धर्म है। अब पिता काफ़ी खुश होते हैं कि चलो लड़का काफ़ी समझदार है। पत्नी भी खुश रहती है, प्रियंका भी, कि चलो उसका पति काफ़ी समझदार है, कोई बात नहीं, मदद करनी चाहिए। लेकिन समय बीतता रहता है। उसकी पत्नी मायके चली जाती है, उधर बहन पढ़ने के लिए कॉलेज चली जाती है, और ऊपर कमरे में माँ अकेली रहती, पिता दुकान पर रहता। फिर नौकरानी जब काम करने के लिए दोपहर में आती है तो आशीष कमरे पर नीचे अकेला रहता। अब वह नौकरानी को अंदर बुलाता है कमरे में, और नौकरानी के साथ कई घंटों तक फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। अब इधर उसकी माँ की नज़र जब आंखें खुलती हैं तो वह अपने बेटे के कमरे की तरफ जाती है। जब उसकी नज़र पड़ती है बेटे की कमरे की तरफ तो अंदर आवाज़ें आ रही थी। अब वो आवाज़ लगाती है तो उसका बेटा कहता है कि माँ मैं अभी आ रहा हूँ। अब माँ वहाँ से हट जाती है। तभी माँ देखती है कि नौकरानी कहीं दिख नहीं रही है, लेकिन फिर अचानक से जब ऊपर सीढ़ियों से उसकी माँ आ रही थी तो उसके बेटे के कमरे से नौकरानी निकल कर जा रही थी, और उसकी जो परिस्थिति थी देखने से साफ पता चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब माँ नौकरानी से बातचीत करती है, कहाँ थी तुम, क्या कर रही थी? तो बताती है कि नीचे बाथरूम वगैरह की मैं सफाई कर रही थी। तब माँ उसे जाने देती है, कोई शक नहीं करती है। लेकिन अब एक माँ जो कि बुजुर्ग थी, कहीं ना कहीं उसे शक था कि नौकरानी कुछ तो गड़बड़ कर रही है। आखिर अभी तक कहाँ थी, आवाज़ देने के बाद भी इसका पता नहीं था। तभी आशीष कमरे से बाहर निकलता है, और माँ उसे जब देखती है तो देखती ही रहती है। बेटा बोलता है कि माँ मैं दुकान पर जा रहा हूँ। अब वह दुकान पर चला जाता है। कुछ दिन और गुजरता है। उधर आए दिन फ़ोन पर पत्नी अपने पति आशीष से बात किया करती थी।
लेकिन एक दिन जब वो फ़ोन करती है तो घंटों तक उसका कॉल वेटिंग आ रहा था। अब वो परेशान हो जाती है, फिर अपने पति से पूछती है कि आखिर तुम कहाँ बिज़ी थे? तो वो बताता है कि मैं काम से जो है एक कंपनी से बात कर रहा था, इसलिए इतनी व्यस्तता थी, मैं फ़ोन नहीं कर पाया। पत्नी कहती है ठीक है, हो सकता है काम धाम है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन एक दिन कमरे पर जब सभी लोग रहते हैं तो फिर से नौकरानी के साथ बाथरूम में वो लगता है फिजिकल रिलेशन बनाने। अब बाथरूम में फिजिकल रिलेशन इसलिए मना रहा था कि शायद किसी को पता ना चले, लेकिन तब तक उसकी बहन आती है, उसको बाथरूम जाना था। अब वो दरवाज़ा खटखटाती है तो आशीष आवाज़ देता है कि मैं अभी बाहर आ रहा हूँ। अब बहन उसका बैठकर सीढ़ियों पर ऊपर इंतजार करने लगती है। तभी वो देखती है कि बाथरूम से पहले नौकरानी निकल कर जा रही है, फिर बाद में उसका भाई निकल कर जा रहा है। अब वो शर्म रह जाती है कि आखिर वह करे क्या। अब वह फौरन अपने भाभी के पास जाती है, प्रियंका के पास, उसे सारी बात बताती है। अब आपत्तिजनक स्थिति में पत्नी ने कभी उसको देखा नहीं था। पत्नी को लगता है कि शायद बहन आरोप लगा रही है, झूठ बोल रही है। पत्नी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब बहन देख चुकी थी। अब उसे इंतजार था कि दोनों को रंगे हाथ पकड़ा जाए। अब बहन अपने भाई पर और नौकरानी पर नजर रखने लगी थी। कुछ दिन और गुजरता है, अब कुछ साल और गुजर जाते हैं। तभी पता चलता है कि एक दिन नौकरानी घर पर पत्नी और बहन अकेली थी ऊपर। पिता अपने पत्नी को लेकर कहीं गए हुए थे और इधर नौकरानी के साथ वह कमरे में बैठकर बातचीत कर रहा था और पत्नी ऊपर रहती है। और देखते ही देखते दोनों इस कदर पागलपन दोनों पे सवार होता है कि घर के सदस्य ऊपर कमरे में थे और इधर आशीष इस कदर उसके प्यार में पागल हो जाता है नौकरानी के कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। और शारीरिक संबंध के बदले में नौकरानी अक्सर उससे खर्चे भी लेती थी। और उधर जब पत्नी नीचे आती है तो वह आपत्तिजनक स्थिति में नौकरानी के साथ अपने पति को देखती है तो हैरान रह जाती है। अब वहाँ झगड़ा होने लगता है। नौकरानी को गालियाँ देने लगती है पत्नी, मारने पीटने लगती है। पति किसी तरह आशीष छुड़ाता है और छुड़ाकर नौकरानी को घर से बाहर जाने के लिए कह देता है। अब उधर पत्नी अपनी ननद से बात करती है, घर वालों से, सास ससुर से बात करती है, सारी हकीकत बताती है। अब घर में उसको लेकर झगड़ा होने लगता है। आशीष कहता है कि मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहा था जैसा ये सोच रही है, लेकिन लोगों को खुद पत्नी ने सामने देखा था। पत्नी सब कुछ बयां कर रही थी, हकीकत सारी घर वालों से कह रही थी। अब घर वाले परेशान थे कि आखिर क्या किया जाए। अब इधर घर वाले नौकरानी को काम के लिए मना कर देते हैं, लेकिन आशीष कहता है कि नौकरानी काम करने के लिए आएगी, अगर किसी ने कुछ कहा तो सही नहीं होगा। अब इधर बहन जब भी कुछ बोलती थी तो बहन की पिटाई कर देता था। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता गया। अब समय धीरे धीरे बढ़ता गया। एक दिन 15 मई को वह किसी काम से बैंक पर पैसे लेने के लिए जाता है। अब पैसे लेने के लिए वह करीब 1:30 पर निकलता है। तभी करीब 1.5 घंटे बाद जब वह घर लौटता है, करीब 3 बजे के आसपास, तो दरवाज़ा घर का बंद रहता है। जब दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है तो देखता है कि सीढ़ियों के पास माँ और पिता की लाश पड़ी है, गर्दन कटा हुआ है। बेरहमी से किसी ने उसकी हत्या कर दी। यह देखते ही वो चिल्लाने लगता है। अब दौड़ते हुए ऊपर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की उसके कमरे में गर्दन कटी हुई लाश पड़ी हुई है। अब वो भागकर बहन की तरफ जाता है कि उसके कमरे में कि शायद वो जिंदा हो। चीखता चिल्लाता हुआ भाई अपनी बहन के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी बहन की भी लाश पड़ी है, उसके बहन का भी बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया है। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लोग उसकी आवाज़ सुनकर घर के अंदर जाते हैं तो जाकर देखते हैं तो दरवाजे के अंदर गली में जो सीढ़ी होती है उसके नीचे तुलसीराम और तुलसीदास और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। चारों तरफ खून बिखरा हुआ है। अब लोग हैरान रह जाते हैं, भागकर ऊपर जाते हैं जहां आशीष चिल्ला रहा था। तो लोग देखते हैं कि उसकी पत्नी और उसकी बहन की भी किसी ने हत्या कर दी है। अब लोग फौरन ही धूमरगंज थाने में पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। अब इतना बड़ा हादसा जिस शहर में हो, अब एसपी आईजी डीआईजी तक हिल जाते हैं और सभी लोग वहां पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जायजा लेते हैं। फॉरेंसिक टीम, एसओजी, कई टीमें लगाई जाती हैं, जांच पड़ताल किया जाता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है
कि गले पर धारदार हथियार से हमला किया गया था चारों ही परिवार के सदस्यों की, जिससे मौत हो चुकी थी और पेट में भी कई बार चाकू घोंपे गए थे। अब घर में पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था कि जैसा लगे कि घर से बाहर का कोई व्यक्ति आया हो, लेकिन हत्या जिस तरह से की गई थी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई तो शातिर व्यक्ति है। आखिर बाहर आवाज क्यों नहीं गई? दिन दहाड़े हत्या होती है 4 लोगों की और किसी को पता क्यों नहीं चला? और उधर आशीष से जब पूछताछ होती है तो आशीष कहता है वह उस समय बैंक में था। अब पुलिस को आशीष के ऊपर शक होता है, वह बैंक जाती है और बैंक जाकर पता करती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो पता चलता है कि उस समय वो बैंक में था जिस समय हत्या की गई थी। कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा था। अब पुलिस परेशान थी। अब आसपास के लोगों से पूछताछ करती है कि कहीं तो कोई क्लू मिल जाए, कोई तो पड़ोसी कुछ तो बताएगा। घर वालों में कोई बचा ही नहीं था, आशीष बचा था। आशीष से पूछताछ होती है कि कोई दुश्मनी हो कोई किसी से, तो आशीष कहता है कोई किसी से हमारे परिवार की दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पिताजी बताते थे कि उनसे एक व्यक्ति बार बार फोन कर पैसे की मांग करता था और वो हत्या करने की धमकी देता था। अब इधर पुलिस को शक होता है कि आखिर वो व्यक्ति कौन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे की लेन देन के लिए कत्ल किया गया हो। अब पुलिस कॉल डिटेल्स निकालने लगती है। कॉल डिटेल्स निकालने लगती है तो जो है आशीष के फ़ोन से कहीं भी कॉल नहीं किया गया था और इधर घर वालों के फ़ोन पर भी कोई ऐसी कॉल नहीं आई थी जिससे पता चले उस दिन किसी से बातचीत नहीं हुई थी। अब पुलिस को लगता है कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन किससे बात की जाए, कौन बता सकता है कि आखिर कत्ल किसने किया है। सीसीटीवी फुटेज आसपास जब पुलिस चेक करती है तो पता चलता है कि 2 व्यक्ति बाइक से उसके घर आए थे और वहाँ से जाते हुए देखे गए हैं, उसी समय उसके कॉलोनी से गुजरते हुए देखे गए हैं। अब पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है तो पता चलता है कि वह भाड़े के हत्यारे हैं। उनका काम ही पेशा ही है हत्या करना और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस जब उन दोनों से पूछताछ करती है तो वह दोनों ऐसी हकीकत बताते हैं जिसे सुनने के बाद पुलिस भी दंग रह जाती है। दरअसल साथियों, वह बताते हैं दोनों ही हत्यारे इसमें किसी और का नहीं बल्कि उनके बेटे आशीष का हाथ है। आशीष ने ही करीब 8 लाख रुपए कत्ल करने के लिए उसका एक दुकानदार, उसी के दुकान का एक साथी रहता है अनु श्रीवास्तव, जो उसकी दुकान पर काम किया करता था, उसी ने 2 भाड़े के कातिल से बात की, हत्यारों से बात की और बात कर 8 लाख रुपए में हत्या करने की बात की। अब इधर आशीष भी 8 लाख देने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ पैसे नगद दिए जाते हैं और कत्ल करने की बात कही जाती है। अब जब पता चलता है कि उसी के दुकान का कर्मचारी अनुज और आशीष का ही हाथ है अपने घर में हुए 4 हत्याओं में, अब आशीष से पूछताछ की जाती है कि आखिर ऐसा क्या था कि तुमने अपने ही घर वालों का कत्ल करवा दिया, हत्या करवा दी। अब जिस शहर में इतनी बड़ी हत्या हुई हो, सभी लोग जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर कत्ल हुआ क्यों। सभी लोग परेशान थे, चारों तरफ एक तरह से मातम फैला हुआ था, लोग सदमे में थे। आशीष टूट जाता है और वह बोलता है कि उसका नौकरानी के साथ कई महीनों से प्रेम संबंध था और एक बार उसकी बहन ने भी देखा था और उसकी पत्नी ने भी देखा था। इसको लेकर आए दिन उससे नौकरानी के लिए झगड़े होते थे और उसने नौकरानी के ऊपर करीब 2 से 3 लाख रुपए खर्च कर दिए और वह नौकरानी के साथ रहना चाहता था, इधर पत्नी के साथ भी रहना चाहता था, लेकिन पत्नी को मंजूर नहीं था और आए दिन उसको लेकर मेरी बातें भी होती थी और घर वालों को मंजूर नहीं था, घर वाले झगड़ा करते थे। एक दिन घर वाले, उसके पिता और उसकी पत्नी, जब वह नौकरानी से बात कर रहा था, लेकर शहर में घूम रहा था, उसके पिताजी देख लेते हैं और वह घर आकर उसकी पत्नी प्रियंका को बताते हैं। तो प्रियंका अपने ससुर के साथ थाने जाने वाली थी, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली थी। अब कहीं से उसको पता चल जाता है और वह घबरा जाता है, बौखला जाता है। अब परिवार वालों के खिलाफ उसके सर पर भूत सवार हो जाता है नौकरानी के इश्क में। अब वह अपने परिवार को परिवार नहीं बल्कि दुश्मन समझ रहा था। अब वह बातचीत कर हत्या की साजिश रचता है और 15 मई दोपहर करीब 1:30 बजे कातिल जाते हैं और जाकर उसके माता पिता, बहन और पत्नी का निर्मम तरीके से कत्ल कर देते हैं। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। फिलहाल अनुज जो दुकान पर काम किया करता था और आशीष को जेल भेज दिया गया है। दोनों शूटर भी पकड़ लिए गए हैं, सभी को जेल भेज दिया गया है। मैं कहानी आज इसलिए सुना रहा हूँ कि कई साल के बाद आज
दुकानदार और जो आशीष है उसे उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है। तो साथियों, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।